Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 1 अप्रैल 2022। तो गाइज आज है तारीख 1 अप्रैल 2022। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। मतलब कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगाया हुआ है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। और इससे क्या होगा, आपको वीडियो बहुत ध्यान से सुनना होगा, पूरे कंसंट्रेशन फोकस के साथ में, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और इतनी अच्छी तरीके से अगर वीडियो सुनोगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं। देन अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर कीज़ को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो कल के आंसर कीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर सको आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं और कितने गलत किए हैं। पहला क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया गया है वो किसके थ्रू रिलीज़ किया गया, वो है नीति आयोग। नाउ इस इंडेक्स में कौन से राज्य ने टॉप किया है, तो गुजरात ने यहाँ पर इसके अंदर टॉप किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडिया ने सेपा एग्रीमेंट मतलब कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। अभी रिसेंटली यूएई के साथ में चर्चा की जा रही है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, और जिन दो कंट्रीज़ के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत ने सेपा एग्रीमेंट साउथ कोरिया और जापान के साथ भी साइन कर रखा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो जननी सुरक्षा योजना है, ये जो सरकार की योजना है, यहाँ पर मेजर फोकस किस चीज़ के ऊपर किया गया है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के ऊपर फोकस किया गया है। मतलब कि जो माँ बच्चे को जन्म दे रही है वो किसी हॉस्पिटल में या किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर यहाँ पर बर्थ दे, उसको इंकरेज करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर योजना को लाया गया था 2005 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इंडिया ने बराक मिसाइल को परचेज किया है कौन से देश से, तो यहाँ पर उसका नाम है इजराइल। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो यहाँ पर माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स है, माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, तो वो है जोजिला। आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही दिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट यहाँ पर वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसको दबाकर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। हमेशा की तरह हमारा टारगेट है 2000 लाइक्स का। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक ज़बरदस्त आर्टिकल है। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पहले मैं क्या कर रहा था, बीच में मैंने कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स भी इंक्लूड किए थे, उसको मैंने वापस से कर दिया है। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे बड़ी न्यूज़ चर्चा में रहती है, जिसको काफ़ी डिटेल में कवर करना ज़रूरी होता है। मतलब उसका एनालिसिस करना अच्छा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो हमारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये काफ़ी लेंदी आर्टिकल है, इसके आगे पीछे सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, काफ़ी सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स रह जाते हैं, तो आज से उन आर्टिकल्स को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब ये पूरे करंट अफेयर का पैकेज आप लोग को यहाँ पर मिला करेगा आज से। क्लियर हुआ? तो इस वाले आर्टिकल में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो एक नई रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट किसने जारी करी है, वो है यूएनएफपीए ने। यूएनएफपीए क्या है, यह यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से ये डेटा उठाया गया है। तो इन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, बताया कि हाँ भाई दुनिया भर में पॉपुलेशन को लेकर क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। खासकर यहाँ पर प्रेगनेंसीज को लेकर काफ़ी चर्चा की गई है, इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे करंट इशू आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आप लोग एक बार वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो, उसी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो अभी पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो यह है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, तो इसको पब्लिश किसने किया है, तो इसको लाता है यूएनएफपीए, मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके बेसिस पर और ऐसे ही पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं,
उसके बाद दूसरी चीज़, अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या रखा गया है? तो टाइटल है सीइंग द अनसीन, द केस फॉर एक्शन इन द नेग्लेक्टेड क्राइस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। यहाँ पे बताया गया कि देखो, इस रिपोर्ट के अंदर एक मेजर चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, वो है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। मतलब कुछ इस प्रकार की प्रेगनेंसी देखने को मिली है जो कि प्लान्ड नहीं थी, जिसकी प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसी प्रेगनेंसीज बढ़ती हुई नजर आई हैं, इससे काफ़ी बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली उसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। क्लियर हुआ? अब पहली एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, वो यह है कि आपको इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, UNPF आखिरकार है क्या? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसको हम लोग पहले यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के नाम से जानते थे, बट अभी यहाँ पर इसको UNFPA के नाम से जाना जाता है। इसके हेड आज के टाइम पर नटेलिया कैनम आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था 1967 में, लेकिन इस बॉडी ने प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करी है 1969 से, जैसा आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद 1987 में इसका जो नाम है बदल दिया गया था, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये पहले नाम हुआ करता था, अब इसका UNFPA नाम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको यहाँ पर अचीव करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यहाँ पर पिक्चर अगर आप लोग देखोगे, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को दिखा रहा है। वैसे टोटल यहाँ पर 17 गोल हमारे हैं। उन 17 गोल में हमारा अलग अलग फोकस है कि भुखमरी को दूर करना है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ना है, साफ पानी यहाँ पर लोगों को देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो इसी पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो ये तीसरा वाला गोल है वो हमारा हेल्थ के ऊपर ध्यान रखता है, चौथा वाला गोल हमारा एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखता है, पाँचवा वाला गोल हमारा जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ध्यान रखता है। तो बेसिकली इनको अचीव करने में ये जो बॉडी है पूरी तरह से मदद करती है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके साथ साथ फंडिंग के बारे में बात करें तो UNFPA को यहाँ पर जो सपोर्ट वगैरह मिलता है वो यहाँ पर UN बजट से नहीं मिलता। मतलब कि आप लोग देख पाओगे इसको जो सपोर्ट मिलता है जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से वहाँ से, मतलब कोई गवर्नमेंट हो गई उसने पैसा दे दिया, या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पैसा आ गया, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, फाउंडेशंस के थ्रू, इंडिविजुअल्स के थ्रू भी यहाँ पर फंडिंग आती रहती है। बाकी एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यह है कि UNFPA कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UNFPA यहाँ पर स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को पब्लिश करता है डायरेक्टली, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्लियर हुआ? बाकी इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ध्यान रखना है, इस बॉडी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसी वाले आर्टिकल पे, इसी वेबसाइट पर आपको ये सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। इसी का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, बट आगे मैं आपको सही से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस रिपोर्ट के अंदर कौन सी वाली रिपोर्ट? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर 5 की फैक्ट्स बताए इन्होंने। पहला यहाँ पर की फैक्ट ये बताया कि भाई आज के टाइम पर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज लगातार इंक्रीज हुई हैं। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज का मतलब है जो अनप्लान्ड होती हैं, जिसकी कोई प्लानिंग वगैरह नहीं है, वो यहाँ पर प्रेगनेंसीज इंक्रीज हुई हैं। 2015 से लेकर 2019 के बीच में यहाँ पर हमने देखा है रफली 121 मिलियन के आसपास अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज दुनिया भर में बढ़ती हुई नजर आई हैं। और हर साल का डेटा है ये, हर साल इतने तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया कि देखो प्रॉपर जो हमारा जो मॉडर्न मेथड्स हैं आज के टाइम पर, कॉन्ट्रासेप्शंस के जो प्रोटेक्शन के मेथड्स हैं जिससे यहाँ पर प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। लैक ऑफ मतलब इसकी कमी है, इसकी कमी की वजह से यहाँ पर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज बढ़ी है। अगर हम लोग दुनिया भर में देखें तो लगभग 257 जो मिलियन वेमेन है जो कि यहाँ पर चाहती थी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने प्रॉपर यहाँ पर सेफ तरीके या मॉडर्न मेथड्स जो कॉन्ट्रासेप्शंस के प्रोटेक्शन के मॉडर्न मेथड्स होते हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं किए हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर आप देख पाओगे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताई है, देखो रेप रिलेटेड प्रेगनेंसीज भी इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी वेमेन के प्रति काफ़ी ज़्यादा वायलेंस, पार्टनर वायलेंस देखने को मिला है। रेप रिलेटेड जो प्रेगनेंसीज हैं वो यहाँ पर लगातार उतनी ही बढ़ती हुई नजर आई हैं जितना कंसेंट के माध्यम से जो प्रेगनेंसीज हैं वो बढ़ी हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। फिर उसके बाद इसने बताया अबॉर्शन भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। लगभग 60% से ज़्यादा जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे। एंड ऑलमोस्ट जो 30% यहाँ पर जितनी भी सारी प्रेगनेंसीज हैं वो सब यहाँ पर एबॉर्शन की तरफ फिर आगे बढ़ती हैं। 45% जितने भी एबॉर्शंस यहाँ पर हुए हैं हमारे दुनिया भर में वो बिल्कुल अनसेफ हुए हैं, वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बताया है।
क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें पांचवा पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस रिपोर्ट के 5 की फैक्ट्स हैं तो 4 तो हमने पढ़ लिए। पांचवा की फैक्ट यहाँ पे बोलता है ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज का भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चली है, क्योंकि ये जो डेटा है हम लोग पूरे दुनिया भर का कवर कर रहे हैं, ध्यान रखना ग्लोबल लेवल पर इस डेटा को कवर किया गया है। तो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चली है, इसकी वजह से जो बहुत सारी वेमेन्स हैं उनके प्रति बहुत सारा सेक्सुअल वायलेंस यहाँ पर देखने को मिला है। प्लस कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि लगभग 20% से ऊपर जो रेफ्यूजी वेमेन है, गर्ल्स हैं, वो सब यहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस फेस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ आपको नजर आएंगी। प्लस उसके बाद बताया गया कोविड-19 के टाइम पर अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग के 12 महीने, तो कोविड-19 पेंडेमिक में हमने ये देखा है कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाईज है, मतलब जो भी प्रोडक्शन की सप्लाईज होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो ये प्रेगनेंसीज हैं वो अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज के अंदर बदल गई हैं, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज यहाँ पर बन चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो मतलब जो प्रोटेक्शंस होते हैं उनकी सप्लाई नहीं हो पाई है, इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रेगनेंसीज हैं, खासकर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, वो इंक्रीज हुई हैं। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। आई होप आप लोग को सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया अगर यहाँ पर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है तो ये बताओ इसको लेकर इतनी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, देख लेना। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है हेल्थ रिस्क। इस अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साइंटिफिकली बताया जाता है। प्लस उसके बाद जो बच्चा यहाँ पर पैदा होता है अनप्लान्ड तरीके से, तो उसके फ्यूचर के ऊपर भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, उसके स्कूल के अंदर, स्कूल अचीवमेंट्स में वो काफ़ी पीछे रह जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रह जाता है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे के फ्यूचर के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ को लेकर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा पहला वाला आर्टिकल। आई होप आप लोगों को पहले आर्टिकल में सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि इस रिपोर्ट ने क्या क्या बताया है, प्लस किसने रिलीज़ करी है, ये सारी बातें ध्यान रखना। चलो आता है सेकंड आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हमारा 1 अप्रैल भी है, तो एक आप कह सकते हो नया महीना स्टार्ट हो चुका है। अपने गोल वगैरह यार सेट करो, है ना, कि इस महीने का, मुझे स्टार्टिंग में तो बोलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, अपने इस महीने का गोल सेट करो, मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि हमेशा प्लानिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पास आपकी प्लानिंग होगी तो आप लोग काफ़ी कुछ कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास तैयार रखा हुआ है कि भाई हमें ये करना है, हमारे पास गोल पूरा तैयार है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे दबाकर। लेकिन जब यहाँ पर प्लानिंग ही नहीं होगी प्रॉपरली तो वो काम प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो हमेशा अपनी प्लानिंग को रेडी रखना, ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और उसके बाद एक चीज़ और है कि अपने पास यार जैसे कि मतलब डेली बेसिस पर ना, सुबह जब उठ रहे हो तो अपना टारगेट रख लो कि हाँ यार अगर मैं 12 बजे तक जग रहा हूँ या मैं 1 बजे तक जग रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पर नाइट आउल्स होते हैं, रात में यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और मतलब कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि सर हमारा रात में हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमारा रात का शेड्यूल है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं मेरे पास भी, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो आप रात में तो भी मतलब आप लोग जब भी उठ रहे हो तो अपना टारगेट सेट कर लो, यार मुझे ये पढ़ना है आज, मुझे इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, पॉलिटी के 2 चैप्टर कवर करने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 चैप्टर कवर करने हैं, ये चैप्टर्स कवर करने हैं, करंट अफेयर के लिए मुझे 1 घंटा निकालना है, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, तो वो चीज़ आप कह सकते हो 2 घंटा मैक्सिमम निकल ही जाता है करंट अफेयर के लिए। क्लियर हो, बाकी आप लोग वीडियोस के माध्यम से करंट अफेयर को कवर कर सकते हो, जो भी यहाँ पर मैं कवर करवा रहा हूँ इनफ है। यहाँ पर द हिंदू के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कवर करता हूँ, बाकी जो हमारे बचे हुए रिसोर्सेज हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस, PIB वगैरह, वो सब मैं इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर देता हूँ। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आता है जो अगला आर्टिकल, इसमें बात की है ब्रिक्स के मीडिया फोरम के बारे में, डिस्कस करेंगे क्या है। डायरेक्टली यहाँ पर प्रीलिम्स में इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, और पॉसिबिलिटी की पूछा जा सकता है। ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स यहाँ पर 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है। वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, सिंपल सी बात है, आपको याद होगा, आपको नींद में भी पता चल जाएगा हाँ यार ब्रिक्स क्या है, इतनी बार आप लोगों ने पढ़ रखा है। वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल है, इन्होंने बताया कि भाई जो ब्रिक्स मीडिया है इन्होंने मिलकर पहली अभी जॉइंट ट्रेनिंग मीटिंग यहाँ पर होल्ड करी है, जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को रखा है जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है। बाकी ब्रिक्स के अंदर कौन सी 5 कंट्रीज है आपको बता ही दिया है मैंने, यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू ने इसको डिटेल से यहाँ पर पब्लिश किया है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करते हैं। ये 5 कंट्रीज़ की लोकेशन कहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा है वर्ल्ड मैप, दुनिया के नक्शे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा महान भारत, ठीक है। तो पहले हम ब्राज़ील से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ब्रिक्स नाम है ना, तो यहाँ पर पहले हम लोग ब्राज़ील को देखेंगे। बी से ब्राज़ील, तो ब्राज़ील यहाँ पर आपको सदर्न अमेरिका में देखने को मिलेगा, ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, नीचे कनाडा, देन उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ब्राज़ील हो गया,
क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, तो ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आपको नीचे साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया आपको इधर देखने को मिल जाएगा। लैंड मास में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। उसके बाद इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमारा महान भारत है, ठीक है, इसकी लोकेशन आपको पता ही है। देन उसके बाद चाइना की लोकेशन आप देख पाओगे भारत से ऊपर ही है ना। तो ये कुछ यहाँ पर 5 कंट्रीज़ हैं। आई होप आप लोगों को इनकी लोकेशंस के बारे में सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इन मीडिया फोरम के बारे में, यानी इनके मीडिया के लिए यहाँ पर ये फोरम को बनाया गया है। ये जो फोरम है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, और 5 कंट्रीज़ का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। 5 कंट्रीज़ मतलब भारत की साइड से द हिंदू मीडिया है, ब्राज़ील की साइड से CMA ग्रुप है, रशिया की साइड से स्पुतनिक है, चाइना की साइड से जिंजुआ जो न्यूज़ है वो है, साउथ अफ्रीका की साइड से इंडिपेंडेंट मीडिया है। तो ये सब मिलकर यहाँ पर काम करते हैं इस मीडिया फोरम के अंदर, इस मंच के अंदर। मतलब इन देश की मीडिया है यहाँ पर कौन कौन सी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द हिंदू वही जिसका हम द हिंदू एनालिसिस करते हैं, ये भारत की साइड से रहता है। अब ये जो फोरम है इसका मेजर मकसद है क्या करना, एक कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना ब्रिक्स मीडिया के बीच में। जो 5 कंट्रीज हैं इनकी मीडिया के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और दोनों आपस में मिलकर रहें, तो ये इसका मेजर मकसद रहता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ब्रिक्स कंट्रीज का उसके ऊपर फोकस किया जाए, ये ऑब्वियस सी बात है, मेजर मकसद रहता है। अब बात करते हैं ये जो पूरा का पूरा ब्रिक्स है इसका आइडिया कहाँ से निकल कर आया, यानी कि जो अभी हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा है जिसके अंदर 5 देश हैं, तो ब्रिक्स बना कैसे इसके बारे में आपको बताता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रिक्स को ओरिजिन क्या गया, इसका जो एक्रोनिम है, एक्रोनिम मतलब क्या होता है, जैसे ब्राज़ील का B हो गया, रशिया का R हो गया, तो आगे आगे के वर्ड यहाँ पर वो एक्रोनिम कहलाते हैं। ये जो ब्रिक्स एक्रोनिम है इसको इनिशियली लाया गया था 2001 में, एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जिम ओनिल, ये यहाँ पर इस वर्ड को लेकर आए थे। और स्टार्टिंग में तो क्या था, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, मतलब इसमें 4 कंट्री हुआ करती थी, मतलब ये ब्रिक हुआ करता था पहले। इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिक हुआ करता था। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी आता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, जो ग्रुपिंग है ये बढ़ती चली जाती है। इनकी पहली यहाँ पर मीटिंग होती है ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2006 के अंदर। फिर उसके बाद पहली ब्रिक समिट यहाँ पर होती है 2009 में रशिया के अंदर। UPSC ने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये गलत मेंशन किया था उन्होंने, तो इसको आपको पता होता तो आप सही कर पाते। उसके बाद साउथ अफ्रीका को बाद में एट द लास्ट 2010 में इन्वाइट किया जाता है। साउथ अफ्रीका को इन्वाइट किया जाता है ब्रिक के अंदर, भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो, दिसंबर 2010 में। उसके बाद ये ब्रिक जाकर ब्रिक्स बनता है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, 3rd ब्रिक समिट को अटेंड किया था चाइना सानिया के अंदर मार्च 2011 में। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ, ब्रिक्स के अलग अलग समिट होते हुए रहे हैं, और ब्रिक्स का जो छठा समिट था वो हुआ था कहाँ पर, फोर्टेलेजा ब्राज़ील के अंदर। फोर्टेलेजा जो ब्राज़ील के अंदर है, 2014 में वहाँ पर छठा समिट हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे लीडर्स ने क्या किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, और उस एग्रीमेंट के अंदर बोला कि हम लोग नया डेवलपमेंट बैंक, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने वाले हैं, और उस बैंक को बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर चाइना शंघाई के अंदर देखने को मिलता है। अब क्या हुआ, UPSC ने इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फोर्टलेजा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। फोर्टलेजा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये UPSC ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने डायरेक्टली ये पूछा, जो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन है, यह हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से अफेयर से रिलेटेड है, आसियान, ब्रिक्स, OECD, WTO। तो अभी हमने पढ़ा ना ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के अफेयर से या फिर रिलेटेड रहता है। क्लियर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। ये फोर्टलेजा कहाँ पे लोकेटेड है, या आप ब्राज़ील का मैप देख पाओगे लास्ट में, बिल्कुल साउथ अमेरिका के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो किनारे वाला एरिया है, यह है फोर्टलेजा वाला एरिया। क्लियर हुआ। आगे आते हैं। तो अभी हमने ये क्या कवर कर लिया, चलो ये हमने इनिशिएटिव्स के बारे में देख लिया। अब उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये है कि बड़े बड़े 5 कंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं है छोटे देश हैं, ये टोटल 5 कंट्रीज़ बहुत बड़े बड़े हैं। इनका जो इंपॉर्टेंस है आप लोग खुद देख सकते हो कि 42% की जो दुनिया भर की आबादी है वो यहाँ पर ये कंट्रीज़ कवर करती हैं। 30% लैंड एरिया ये कंट्रीज़ देती हैं। 24% दुनिया भर का जो GDP है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। प्लस 16% का इंटरनेशनल जो ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो भी इन 5 कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो इसी वजह से ये ग्रुप अपने आप में एक स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर रशिया, चाइना, इंडिया, वैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंट्रीज आ चुकी हैं। उसके साथ साथ बताया गया, देखो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। आप लोग देख पाओगे इधर ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो दोनों को यहाँ पर जोड़ने का काम करता है ये जो हमारा का पूरा ब्रिक ग्रुप है, वो ब्रिक्स।
अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनका मेजर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कॉमन सा ही है कि हाँ भाई बिल्कुल क्या करें, हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को हम लोग चेंज करें, मॉनेटरी सिस्टम के अंदर बदलाव लेकर आएँ, हम लोग क्या करें इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड है उसको लेकर आगे चलें। प्लस उसके बाद जो ये ब्रिक्स कम्युनिटी है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है G20 ग्रुप के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर काम किया जाता है। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है टेररिज्म का, तो ये जो जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ये साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं इंडिया के लिए, जहां पर हमारा मेजर मकसद है कि हम लोग आतंकवाद से पूरी तरह से लड़ सकें। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें हुई ब्रिक्स की। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे बात की गई है डेजर्ट फॉक्स के बारे में। यहाँ पर क्यूट सा फॉक्स नजर आ रहा है, इसको डेजर्ट फॉक्स बोलते हैं, बट डेजर्ट फॉक्स के अंदर एक बीमारी देखने को मिल रही है जो कि डॉगीज वगैरह में भी होती है, तो उस बीमारी के बारे में कवर करेंगे, प्लस डेजर्ट फॉक्स के बारे में कवर करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपका यहाँ पर थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। इस आर्टिकल में आप देख पाओगे डाउन टू अर्थ ने इसको कवर किया था। डाउन टू अर्थ एक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। यहाँ पे बताया गया जो मैंज है, एक डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जैसलमेर में डेजर्ट फॉक्सेस के अंदर देखने को मिली है, और इसी की वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक परेशान है। ये बीमारी क्या है अभी थोड़ी देर में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल अभी आर्टिकल के अंदर बात करें तो कुछ डेजर्ट फॉक्सेस अभी देखने को मिले हैं कहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि एक बीमारी मैंज स्किन डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये उनकी स्किन को लेकर बीमारियां देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे बताया गया लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 2019 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंसस हुआ था राजस्थान का, वहाँ पर हमने देखा था लगभग 8,331 ये फॉक्सेस देखने को मिलते हैं, डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स बाकी सारे लोमड़ियों से अलग है, ध्यान रखना, आप लोगों को पिक्चर में देख के ही लग रहा होगा, बाकी सारे फॉक्सेस से ये अलग देखने को मिलता है। अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा है जो कि पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम है वाइट फुटेड फॉक्स, ठीक है। उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम है वुल्पिस पुसीला। जो डेजर्ट फॉक्स है ये तीसरी सब स्पीशी है रेड फॉक्स की, तो रेड फॉक्स की तीसरी प्रजाति है जो भारत के अंदर पाई जाती है, जिसका नाम है डेजर्ट फॉक्स। इसके बाद जो रेड फॉक्स की बाकी दो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये तो तीसरी वाली है, तो बाकी दो हैं यहाँ पर, एक आपको देखने को मिलती है टिबेटन रेड फॉक्स, दूसरी है कश्मीर रेड फॉक्स। उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये बिल्कुल अलग ही लगती है आपका, मतलब ये जो फॉक्स है इसका जो टेल टिप है वो वाइट कलर का होता है, प्लस यहाँ पर इसका जो माउथ है, जो इसका मुंह है वो स्नाउट की तरह बाहर निकला हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो टिप है ये थोड़ा सा वाइट कलर का है पीछे की साइड में, और जो मुंह है ये थोड़ा सा बाहर सा निकला हुआ है, ठीक है, ये बाहर से निकला हुआ है स्नाउट की तरह, जैसे मगरमच्छ का होता है ना स्नाउट जैसे बाहर निकला होता है, वैसे यहाँ पर। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। देन अब बात करते हैं डेजर्ट फॉक्स आखिरकार पाया कहाँ कहाँ पर जाता है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सूखा एरिया है वहाँ पर, खासकर वेस्टर्न एरियाज़ में, जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर। जब आप लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर जो वेस्टर्न एरियाज़ है इधर की साइड वाला, जैसे राजस्थान वगैरह वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पर इधर की साइड में पाया जाता है। जो ये डेजर्ट फॉक्स है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पर भी सूखा वगैरह एरिया है या कहीं पर नदी सूखी पड़ी है, ठीक है, वो ज़मीन सूखी पड़ी हुई है, तो वहाँ पर ये अपना गुफा वगैरह बना लेते हैं। प्लस ये जो जानवर है ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे तो खाता है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जानवरों को भी खाता है। तो लगभग आप कह सकते हो सभी चीज़ को ये खाने वाला जानवर है, बेरीज प्लांट्स को लेकर। उसके साथ साथ यहाँ पर जो रोडेंट्स होते हैं, प्लस छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, ठीक है, स्पाइडर हो गया, छोटी बर्ड्स हो गई, छिपकलियाँ हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये खा लेता है फॉक्स। क्लियर हुआ। अब उसके बाद IUCN स्टेटस के बारे में बात करें तो इसका IUCN स्टेटस आता है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, मतलब यहाँ पर। अब मतलब कि इसकी जनसंख्या अच्छी खासी है, कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नहीं, फिर भी यहाँ पर है, इसको लेकर ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थ्रेट को लेकर अगर हम लोग देखें इसको खतरा क्या है, तो इसका सबसे बड़ा खतरा है हैबिटेट लॉस। जहाँ पे रहता है वहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एरिया जो एनवायरनमेंट है वो उसका लॉस होना सबसे बड़ा खतरा है। प्लस रोड रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, प्लस और भी बहुत सारे। देखो एक मेन चीज़ तो वही है यार कि सबसे बड़ी बात आज के टाइम पर ना सभी जगह पर जितने भी एनवायरनमेंट है जहाँ पर भी जानवर रह रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पर यह है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, उन एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह चलता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोटेक्शन स्टेटस इसका क्या है वो अभी हम लोगों ने देख लिया, IUCN के अंदर रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। अब उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करते हैं, जो कि बीमारी अभी इन फॉक्सेस के अंदर हुई है, जिसकी वजह से ये लोमड़ियाँ चर्चा में आई। तो ये मेंज है क्या, हम लोग इसको देखते हैं। मेंज बेसिकली एक स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़ मतलब खाल पे से जो बाल है ये उतर जाते हैं।
एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जो कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे डॉग्स के ऊपर तो इस प्रकार से स्किन ये उतर जाती है ना, इसी को हम लोग मेंज वाली कंडीशन बोलते हैं। या फिर आपने ये देखा होगा कभी कभी स्किन के ऊपर से पूरी तरह से एक तरीके से जो ऊपर हेयर है वो सब उड़ जाते हैं, ये यहाँ पर मेंज वाली कंडीशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर इंसानों के ऊपर भी देखने को मिलता है, उसके ऊपर मैं भी आऊँगा। ठीक है, फिलहाल मेंज वाले समझ में आ गया आपको मेंज क्या है। तो यहाँ पर कीड़ों की वजह से हो रहा है, जो खासकर घुन होता है ना, घुन के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम लोग माइट बोलते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, फिर शरीर में खुजली होना चालू हो जाती है, हेयर लॉस होना चालू हो जाता है, जैसा मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया। तो यही जो मेंज है वो यहाँ पर बड़े सारे फॉक्सेस के अंदर देखने को मिला। प्लस हमें बताया गया जो सबसे खतरनाक प्रकार का जो मेंज है ना, वो यहाँ पर एक गुण है जिसका नाम है सार्कोप्स स्काइबी, इसके थ्रू होता है। और ये इंसानों के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग ह्यूमन स्कैबीज बोलते हैं। ह्यूमन स्कैबीज मतलब ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है खाल के ऊपर, और वो इस वाले यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस वाले माइट की वजह से होता है, इस वाले कीड़े की वजह से होता है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से खाल के ऊपर ये धब्बे क्रिएट कर देता है। क्लियर हुआ? तो ये मेंज की कंडीशन है। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ प्रकार के जो मेंज हैं, इसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर देखते हैं। प्लस अलग अलग प्रकार के मेंजेस अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे ही बताया जाता है। प्लस उसके बाद बताया गया ये जो मेंज है ट्रांसमिट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एनिमल से दूसरे पर्टिकुलर एनिमल के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से ये जा सकता है। उसके बाद या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर कोई सी ने टच वगैरह किया है तो उसके माध्यम से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है एक दूसरे में। फिर उसके बाद बताया गया जो ज़्यादातर यहाँ पर मेंज है वो ट्रीटेबल होता है, मतलब इनको ठीक किया जा सकता है, ये यहाँ पर है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में यहाँ पर तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई है। इसको जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। तो तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पीआईबी ने डायरेक्टली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, और पीआईबी एक वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, सरकार डायरेक्टली डेटा को पब्लिश यहाँ पर करती है। जो तेजस है, तेजस की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, जॉब्स और स्किल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है, ये आप लोग देख पाओगे। तो बेसिकली जो तेजस है ये एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हम लोग आज के टाइम पर जो भारत के लोग हैं बाहर रह रहे हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा तेजस का कॉन्सेप्ट है ये लॉन्च किया गया था दुबई एक्सपो 2020 के अंदर में। ये आप लोग देख पाओगे, ये पीआईबी ने इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तेजस यहाँ पर क्या करेगा, लगभग 10,000 लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाएगा, 10,000 लोगों के अंदर स्किल्स यहाँ पर डेवलप करेगा स्टार्टिंग के फेस में। उसके बाद जो हमारे श्री अनुराग ठाकुर साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस कर लिया है सीईओएस के साथ में, ये यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? तो दुबई की विजिट पर ये हैं अनुराग ठाकुर साहब, इन्हीं के थ्रू यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बिल्कुल हम लोग लोगों की स्किल्स के ऊपर काम करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी सारा यूथ पाया जाता है, और यूथ के अगर स्किल के ऊपर काम किया जाए तो काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव मतलब तेजस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, स्किलिंग प्रोवाइड करवाना, सर्टिफिकेशन देना जो भी यहाँ पर इंडियंस हैं जो बाहर यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्लस एक पाथवे क्रिएट करना उन लोगों के लिए जो इंडियन वर्कफोर्स हैं उनके लिए, ठीक है, ताकि उनको स्किल्स मिल पाएँ। उसके बाद यहाँ पर क्या हो, एक मार्केट रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो भी यूएई के अंदर है वहाँ पर वो लोग बिल्कुल उसको कैप्चर कर पाएँ। ठीक है, उनके पास स्किल्स होगी तो डेफिनेटली बाहर भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क करते हुए नजर आएंगे। प्लस यहाँ पर मेजर इसका फोकस है कि लगभग 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्कफोर्स को क्रिएट करना यूएई के अंदर में। ठीक है, कि इंडियन वर्कफोर्स होगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उनकी स्किल्स काफ़ी मजबूत होने वाली है, तो उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर यहाँ पर इन लोगों को हम खड़ा कर देंगे बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज़ के अंदर। फिर उसके बाद बताया गया इसकी ज़रूरत क्या है। तो अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई आज के टाइम पर जो हमारे यूथ हैं, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया के अंदर यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यूथ के अंदर पोटेंशियल है, पूरी एनर्जी है, पूरी ताकत है, उसको निकाला जा सकता है कैसे, उसको स्किल्स प्रोवाइड करवाकर। जो आज के टाइम का यूथ है एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है हमारे पूरे नेशन के अंदर, यह आप लोग को ध्यान रखना है। हमारी नेशन को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा रोल है, इमेज को बनाने में बहुत बड़ा रोल है। तो फोकस जो है बेसिकली वो यही है कि इस पॉपुलेशन को स्किल्स प्रोवाइड करवाए जाए, स्किल्स के साथ यहाँ पर उनको एक्सपर्टीज बनाया जाए, प्लस यहाँ पर दुनिया भर में फिर वो लार्ज स्किल जो वर्कफोर्स होगा भारत से जो जाएगा वो दूसरे कंट्रीज में जो जाएगा वो यहाँ वहाँ पर भी फोड़ता हुआ नजर आएगा।
फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है टैकलिंग द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी ज़रूरत हमारे लिए है, पहली ज़रूरत तो समझ में आ गई, दूसरी ज़रूरत यह है कि आज के टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आती है। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2020 के अंदर ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7.9% पहुंच चुका है 2021 के दिसंबर के महीने तक। फिर उसके बाद बताया कि यहाँ पर बहुत सारे आपको फैक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आज के टाइम पर जिम्मेदार हैं किस चीज़ के लिए, ताकि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है ये बड़ा है। तो वो जो फैक्टर है उस फैक्टर में यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आई है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि एक और ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत इसलिए भी है ताकि इकॉनमी के अंदर एक काफ़ी तगड़ा कंट्रीब्यूशन मिले, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट ने रिलीज़ किया है जनवरी 2021 के अंदर। इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं स्किल्स को बढ़ाने में तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, दुनिया भर की इकॉनमी बढ़ेगी। अब एक व्यक्ति है जिसको आज के टाइम पर कुछ नहीं आता, अब उसको यहाँ पर कुछ स्किल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और उस स्किल्स के माध्यम से वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहा है, तो इससे डेफिनेटली क्या करेगा, वो इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया है, जो ये इन्वेस्टमेंट है स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ये कहीं ना कहीं दुनिया भर की इकॉनमी को जनरेट करेगा 6.5 ट्रिलियन से 2030 तक, और इंडिया की इकॉनमी को भी यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आएगा 570 बिलियन यूएस डॉलर से। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग स्किल्स के माध्यम से काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग लगभग 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं 2030 तक। उसके बाद यहाँ पर और भी जॉब्स यहाँ पर क्रिएट की जा सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। प्लस जो ये अनस्किल्ड लेबर फोर्स है ये आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इस वजह से भी आवश्यकता है। अगर हम यूएनडीपी के अकॉर्डिंग बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इनको पब्लिश किया गया, मतलब एक जो 2020 वाली रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 21.1% जो लेबर फोर्स है उन्हीं के पास आपको स्किल्स देखने को मिलेंगी जो भी हैं। ठीक है, 2010 से लेकर 2019 के बीच में। बाकी यहाँ पर ज़्यादा लोगों के पास प्रॉपर स्किल्स हैं नहीं, स्किल्स की काफ़ी सारी कमियां हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसलिए भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाने में। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है ऑल टेरेन व्हीकल्स के बारे में। तो ये क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल में एक्सप्लेन सेक्शन पर इसको समझाया है कि आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स कौन से होते हैं, प्लस इंडियन आर्मी को क्यों ज़रूरत है, प्लस कहाँ पर वो यूज़ करेगी। तो इंडियन आर्मी ने अभी एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया है, किसके लिए कि आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स को सप्लाई किया जाए, और ये जो व्हीकल्स होंगे ये लद्दाख और कच्छ यानी गुजरात के कच्छ वाले एरिया में फैलाई जाएंगे, वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। आर्टिकुलेटेड टेरेन व्हीकल्स कुछ इस प्रकार से नज़र आता है जो कि हर एक कंडीशन में, चाहे कैसी भी ज़मीन हो, चाहे बर्फीली ज़मीन हो या फिर यहाँ पर बंजर ज़मीन हो, ठीक है, जो मतलब होता है ना जिसमें धंसने लगे इंसान, वैसी ज़मीन हो तो वहाँ पर भी आराम से चल सकता है। तो आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल से समझाया, इसी को आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। एक और पिक्चर देख लो, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल है। ऑल टेरेन का मतलब सभी तरह की ज़मीन के लिए काफ़ी हद तक सूटेबल है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर दो कैबिन है, एक पीछे आपको देखने को मिलेगा, एक आगे है। इसमें भी आपको दो कैबिन्स देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप देख पाओगे एक बार अच्छे से इसका एक क्लोज पिक्चर भी देख सकते हो, बर्फ़ के अंदर ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या होता है आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स, ये बेसिकली ट्विन केबिन है, ट्विन केबिन व्हीकल है, मतलब इसके अंदर दो कैबिन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो इसके अंदर पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है, चाहे कैसा भी लैंड हो उसके ऊपर ही आराम से चल सकता है। इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि कैसा भी ग्राउंड प्रेशर हो, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो ऐसा भी ग्राउंड हो वहाँ पर ही आराम से यूज़ कर पाएंगे हम लोग। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे मलबा हो, कैसा भी जगह हो वो चल पाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। और साथ साथ बोला गया कि अभी यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर जो पहिए वाले व्हीकल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं पहुँच पाते हैं, या फिर बर्फ़ के अंदर धंस जाते हैं, या फिर जहाँ पर धंसने वाली जो जगह होती है वहाँ पर भी धंस जाते हैं रेत के अंदर। तो इस वजह से इनको रिप्लेस करने के लिए जो वाले व्हीकल्स हैं पहिए वाले, उन व्हीकल्स को रिप्लेस करने के लिए ये वाले जो पर्टिकुलर व्हीकल्स हैं ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, ऑल टेरेन व्हीकल्स। तो इन्हीं का यूज़ करा जा रहा है, इन्हीं को यहाँ पर यूज़ करने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है क्या है यहाँ पर आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन व्हीकल्स का यूज़ कहाँ पे होने वाला है। ये जो व्हीकल्स हैं ये काफ़ी हद तक यूज़फुल हैं, किस लिए कि हम लोग अपने जवान जो हमारे ट्रूप्स जो हैं उनको हम लोग यहाँ पर इधर से उधर मूव करवा सकते हैं। प्लस जो आज के टाइम पर बहुत सारी जो बर्फीली जगह आपको देखने को मिलती है वहाँ पर आराम से
मूवमेंट हो सकता है। प्लस बहुत सारी जो रेतीली जगह होती है जहाँ पर धंसते हैं पैर, वहाँ पर भी आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी डेफिनेटली इसका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने वाली है। तो ध्यान रखना, इस वाले व्हीकल को अभी हम लोग पर्टिकुलरली 2 जगह के लिए लेकर आ रहे हैं। 2 जगह पर यूज़ किया जाएगा, एक लद्दाख वाले रीजन के अंदर जहाँ पर बर्फ़ वाला एरिया है, दूसरा रन ऑफ कच्छ जहाँ पर डेजर्ट वाला एरिया है। तो इन दोनों जगह पर हम लोग इन व्हीकल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो ये कुछ डिटेल्ड आर्टिकल्स थे, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स को भी ऐड कर रखा है, तो मैं आपके साथ वो शॉर्ट आर्टिकल्स भी डिस्कस करूँगा। तो कुछ शॉर्ट न्यूज़ है जिसको हम लोग कवर करेंगे, और अब रोज़ाना कवर करा करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला। जैसे एक आर्टिकल ये है, इसको हम लोग छोड़ देते, बट अब यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, आपने थंबनेल भी देखा होगा, इसी के बेसिस पर बनाया गया है। एल्पोसिया एरेटा। एल्पोसिया एरेटा एक बीमारी है जो कि चर्चा में देखने को मिली है। चर्चा में क्यों देखने को मिली है वो थंबनेल में लगा नहीं पाया हूँ, वो पिक्चर में लगा नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको पता होगा। 2 दिन पहले मैंने द हिंदू एनालिसिस के अंदर डिस्कशन किया था, वो ये था कि जो एक तरीके से विल स्मिथ हैं, उन्होंने ऑस्कर अवार्ड में क्या किया, दूसरा जो यहाँ पर क्रिस रॉक है उनके यहाँ पर थप्पड़ जड़ दिया था, है ना। तो ये इंसिडेंट हुआ था, और ये इंसिडेंट किस लिए हुआ था, क्योंकि क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की वाइफ को लेकर मजाक बना दिया था, ठीक है, उनके हेयर लॉस को लेकर मजाक बनाया था, और उसी हेयर लॉस को लेकर ये चर्चा काफ़ी की जा रही थी। नाउ उनकी वाइफ को जो वो हेयर लॉस था, उसी हेयर लॉस वाली बीमारी को बोला जाता है एल्पोसिया एरिएटा, इसी वजह से चर्चा में है। तो एल्पोसिया एरिएटा क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि लगातार यहाँ पर बालों का मतलब आप कह सकते हो झड़ने को देखने को मिलता है, इसके अंदर हेयर लॉस देखने को मिलता है, पैचेस के अंदर हेयर लॉस होने लगता है। पैचेस के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से छोटे छोटे पैचेस क्रिएट होते हैं, और भी ज़्यादा फिर क्रिएट होने लगते हैं। उसके बाद और क्या बताया गया, ये जो कंडीशन है ये डेवलप होती है जब आपका इम्यून सिस्टम अटैक होता है, ठीक है, जो यहाँ पर इम्यून सिस्टम अटैक करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को, उसके बाद ही यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंडीशन ये बनती हुई नज़र आती है, और फिर बाल यहाँ पर झड़ने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, ये प्रॉब्लम आज के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर लोगों के अंदर हो रही है जिनका इतिहास, मतलब जो भी लोग हैं, जो भी मतलब लोग हैं, पुराने लोग हैं, ठीक है, उनको पहले हुई है, या फिर कोई लोग सफ़र करें डायबिटीज़ थायराइड से, तो यहाँ पर आप देख पाओगे उन्हीं व्यक्ति के अंदर फैल रही है। तो मोस्टली यहाँ पर उन लोगों के अंदर अकर हो रही है जिनके अंदर मतलब फैमिली के अंदर एक इतिहास चला हुआ आ रहा है कि हाँ ये बीमारी इसको थी तो इसको भी हो रही है, इसको थी और इसको भी हो रही है। क्लियर हुआ। तो नाम ध्यान रखना, एल्पोसिया एरिएटा। एल्पोसिया एरिएटा के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, बिल्कुल अलग अलग प्रकार होते हैं। अब एल्पोसिया एरिएटा का हम लोग पहले देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला होता है एल्पोसिया एरिएटा, ये अलग अलग नाम है। एल्पोसिया एरिएटा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बाल तो हैं पूरे, बीच में से यहाँ पर झड़ने चालू होते जाते हैं, बीच बीच में पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एल्पोसिया टोटलिस। एल्पोसिया टोटलिस मतलब पूरी तरह से यहाँ पर सर पे बाल एक भी नहीं रहता है इसके अंदर। फिर आता है एल्पोसिया यूनिवर्सलिस। यूनिवर्सलिस में अंदर क्या होता है, तो सर पे तो एक भी बाल रहेगा नहीं, फेस पर भी एक भी बाल नहीं रहेगा, इनफैक्ट आईब्रोज वगैरह भी यहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये यहाँ पर एल्पोसिया यूनिवर्सलिस वाली कंडीशन होती है। उसके बाद आता है एंड्रोजेनेटिक एल्पोसिया। एंड्रोजेनेटिक एल्पोसिया के अंदर हेयर लॉस देखने को मिलता है आदमियों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे क्या होता है कि थोड़ा बहुत देख पाओगे किस प्रकार से ये शेप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बीच में से इधर बाल हैं, दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर मेल फीमेल में, तो इस प्रकार से थोड़ी जगह से बाल गायब हो जाते हैं, ठीक है। जो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, मेल का तो इस प्रकार से सिनेरियो क्रिएट होता है, ठीक है, बीचों बीच में आप बाल रहते हैं, साइड में नहीं रहते हैं। और फीमेल में आप देख पाओगे बाल इनके पतली भी हो जाते हैं और बीच में यहाँ से बीच में थोड़े से गायब हो जाते हैं। ये कंडीशन कहलाती है एंड्रोजेनेटिक एल्पोसिया की। आई होप आप लोग यहाँ पर एल्पोसिया के बारे में समझ गए होंगे, एल्पोसिया एरिएटा क्या है। उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को एक थंबनेल में लगाकर दिखा रखा है, 1 सेकंड में एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सॉरी, यहाँ पर आप देख पाओगे ये एल्पोसिया यूनिवर्सलिस वाली सिचुएशन है जहाँ पर आईब्रोज भी नहीं होती, फेशियल हेयर कोई भी नहीं है, और यहाँ पर सर पर भी कोई आपको बाल नहीं देखने को मिलेगा। ये एल्पोसिया एरिएटा वाली सिचुएशन है जहाँ पर आप देख पाओगे क्या है कि छोटे छोटे पैचेस क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज हम लोगों ने ली है डेफिनेटली। अब इसके बाद एक और हमारा लास्ट आर्टिकल रह गया है, उसको भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो एक आर्टिकल ये है लास्ट वाला, यहाँ पे बात की गई है अमरनाथ केव के बारे में, हमारे शिव भगवान जी के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। तो अभी हम लोग देखें तो आर्टिकल चर्चा में था, द हिंदू के अंदर कवर किया गया था, इंडियन एक्सप्रेस में भी यहाँ पर कवर किया गया था। जो अमरनाथ केव है ये बेसिकली एक हिंदू श्राइन देखने को मिलता है, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड देखने को मिलेगा।
हर साल यहाँ पर हज़ारों यहाँ पर जो भक्त हैं वो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से दर्शन करने के लिए। फिर लोकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो ये गुफा है ये सिचुएटेड है लगभग 3888 मीटर ऊंचाई के ऊपर। लगभग आप कह सकते हो श्रीनगर से, जो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ से 141 किलोमीटर दूरी के ऊपर आपको ये पर्टिकुलर जगह देखने को मिल जाती है। अमरनाथ केव के अंदर आपको यहाँ पर एक शिवलिंग देखने को मिलता है, जिसको बेसिकली शिवलिंग ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहीं बैठे बैठे आपके दर्शन हो गए यहाँ पर इस केव के। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर शिवलिंग है। बाकी लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखा दी है। ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन हुआ, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन पर आपको ये अमरनाथ केव नज़र आती है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना इसके बारे में, ये भी काफ़ी चर्चा में था, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की, हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं। अब आपने वीडियो अगर अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन क्या है, जो ब्रिक्स का एक्रोनिम है, ठीक है, इस एक्रोनिम को पहली बार लाया गया था 2001 में एक इकोनॉमिस्ट के थ्रू। उन इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, वो नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, जो अमरनाथ केव है ये यहाँ पर बेसिकली एक हिंदू श्राइन है, कहाँ पर लोकेटेड है वो लोकेशन आप लोगों को बतानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डैश ये एक बीमारी है, इसके अंदर क्या होता है, जो बाल है वो काफ़ी हद तक झड़ने चालू हो जाते हैं, पैचेस में बाल क्रिएट होते हैं। तो अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है, उस डिजीज़ का नाम आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर अभी बोला है आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स को फैलाया जाएगा, मतलब तैनात किया जाएगा 2 जगह पर। तो ऑल टेरेन व्हीकल्स कौन से होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो कि हर एक जगह पर, चाहे वो बर्फ़ हो चाहे वो रेत वाली जगह हो, वहाँ पर इन व्हीकल्स का आराम से यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं इनको हम लोग कौन कौन सी 2 जगह पर डिप्लॉय करने वाले हैं उनका नाम बताना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो तेजस है, तेजस यहाँ पर एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हम लोग भारत के जो व्यक्ति बाहर हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा करेंगे। तेजस की फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग को यहाँ पर फुल फॉर्म नीचे कमेंट सेक्शन बतानी है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है बेसिकली वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। इन आंसर्स को भी आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब हम लोग फटाफट हमेशा की तरह एक छोटा सा रिवीजन, एक ओवरव्यू लेते हैं और इसी में आपके सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो फटाफट ओवरव्यू लेंगे ताकि आप लोग चीज़ों को और लंबे समय तक याद रख पाओ, ठीक है। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, जो हमारा टारगेट आई होप आप लोगों ने उसको अचीव करवा दिया होगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 पहला आर्टिकल हम लोगों ने कवर किया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश किया है और हमने डिस्कस किया इसका टाइटल क्या है। देन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में एक एक बात जानी, इसको कैसे बनाया गया, कब बनाया गया, ऑब्जेक्टिव, फंडिंग वगैरह क्या है, प्लस यहाँ पर 5 की फैक्ट्स इस रिपोर्ट ने क्या क्या बताए हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर उसके बाद हमने अगले आर्टिकल में ब्रिक्स मीडिया फोरम के बारे में डिस्कशन किया, ब्रिक्स क्या है वो चर्चा करी है। ब्रिक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर कर ली है, कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं वो हम लोगों ने समझा है। ब्रिक्स का जो आइडिया है वो बेसिकली यहाँ पर कौन लेकर आए थे, एक इकोनॉमिस्ट था जिनका नाम है जिम ओनिल। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अलग अलग इनिशिएटिव्स यहाँ पर ब्रिक्स के थ्रू उठाए जाते हैं। एक फोर्टलेजा के बारे में चर्चा की गई थी, ये मैंने आपको बताया था, कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंदर आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या था यूपीएससी का वो हम लोगों ने देखा। देन हमने लोकेशन देख ली थी। देन उसके बाद डेजर्ट फॉक्स के बारे में हमने चर्चा करी है। डेजर्ट फॉक्स अभी राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिला है, जो कि मेंज बीमारी से सफ़र कर रहा है। देन इसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम डिस्कस किया हम लोगों ने। देन उसके बाद हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। इंडिया के अंदर वेस्टर्न सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। देन IUCN स्टेटस के अंदर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर आता है। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि IUCN रेड लिस्ट के अंदर यहाँ पर कौन सी कैटेगरी के अंदर आया, मेंज कौन सी बीमारी है जहाँ पर ये स्किन के अंदर एक पैचेस क्रिएट होने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है। फिर तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया, ठीक है। अभी यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की जा रही है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ गई ऐसे प्रोजेक्ट की। देन ऑल टेरेन व्हीकल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इशू किया है ऑल टेरेन व्हीकल्स को लेकर, कि हम लोग लद्दाख और कच्छ वाले एरिया के अंदर इन व्हीकल्स को तैनात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इन व्हीकल्स का यूज़ क्या है वो हम लोगों ने समझा। शॉर्ट न्यूज़ को कवर किया, एल्पोस या एरिएटा के बारे में जाना। देन उसके बाद कितने प्रकार के एल्पोस या एरिएटा होता है, अलग अलग प्रकार के, वो हम लोगों ने समझा। अमरनाथ केव के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये अमरनाथ केव की लोकेशन देखी। देन उसके बाद यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।